हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीके ट्यूजन में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, खास करके जिनका इतिहास का परीक्षा बाकी रह गया हिस्ट्री का। तो इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी भी आप इतिहास का एग्जाम दीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। आप क्लास है 10th हो, 12th हो और इंटर हो, ग्रेजुएशन हो या पीजी कर रहे हैं, तो आपको ये सब एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए इतिहास का मिलता ही है। और कभी भी आप यूपीएससी बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन उठा के डाला जाता है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस वीडियो को आप अच्छे से कम 2 बार जरूर सुनिएगा, उसके बाद नोट करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब देर नहीं करते हैं, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। तो क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य में दासों की दशा कैसी थी। तो जो रोम साम्राज्य था, मतलब अंग्रेजी में इस क्वेश्चन को भी आप समझ लीजिए कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सेल्फ इन द रोमन एम्पायर। तो जब रोमन साम्राज्य में बात करेंगे ना, तो रोमन साम्राज्य में जो दास प्रथा, जो दास लोग था जिसको गुलाम करते हैं, उसका स्थिति कैसा था। तो आप लोग लिखिएगा कि रोम साम्राज्य में दासों की दशा संपत्ति के रूप में व्यवहार था। मतलब लोग, आदमी जो गुलाम बना कर रखते थे दास को, उसको संपत्ति के रूप में व्यवहार करते थे। दासों को कानूनी रूप से संपत्ति माना जाता था और उनके मालिकों द्वारा खरीदा या बेचा जाता था। सोचिए कि कैसा स्थिति था दासों का, गुलाम जिसे हम लोग कहते हैं, कि उसको किसी दूसरे आदमी से खरीद लिया जाता था। आदमी को खरीदा जा रहा है ना, उसको बेच दिया जाता था। ये कानूनी रूप से मान्यता दिया गया था कि आप उसको खरीद और बेच सकते हैं। कठोर जीवन स्थितियाँ थी और उनका जो जीवन स्थिति था वो काफ़ी कठोर था। दास अक्सर कठोर परिस्थितियों में काम करते थे और उनके पास बहुत कम अधिकार होते थे। हालांकि कुछ दासों को मुक्ति मिल सकती थी या वे बेहतर जीवन स्थितियाँ का अनुभव कर सकते थे। तो कुछ दास था जो शायद उन लोग का ज़्यादा बात मानते होंगे, उनको थोड़ा अच्छा जीवन शैली मिल जाता था। लेकिन ज़्यादातर दास की स्थिति क्या थी कि उनको एक व्यापार, एक सामान के रूप में खरीदा बेचा जाता था और कठोर परिस्थितियाँ था। अनेक तरह के उनके पास अधिकार शामिल नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों को मुक्ति मिल जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, प्यूनिक युद्ध के 2 कारण। तो प्यूनिक युद्ध के 2 कारण क्या हो सकता है। तो पहला कारण था सिसिली पर नियंत्रण के लिए संघर्ष और दूसरा था भूमध्य सागरीय व्यापार पर प्रभुत्व। तो पहला पॉइंट में समझते हैं कि प्यूनिक युद्ध के 2 कारण में पहला कारण था सिसिली पर नियंत्रण के लिए संघर्ष। रोम और कार्थेज दोनों सिसिली द्वीप पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। मतलब ये जो रोम था और कार्थेज जो थे, ये दोनों चाहते थे सिसिली पर अपना प्रभाव जमाना, जो भूमध्य सागरीय व्यापार मार्गों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। और जो भूमध्य सागरीय की तरफ से जो व्यापार के लिए जरूरी मार्ग था, रास्ता था उधर से जाने के लिए, तो राजनीतिक रूप से दोनों के लिए महत्वपूर्ण था। तो रोम और कार्थेज दोनों चाहते थे कि सिसिली पर नियंत्रण किया जाए। भूमध्य सागरीय व्यापार पर प्रभुत्व, दोनों शक्तियों के बीच भूमध्य सागरीय व्यापार और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण को लेकर प्रतिस्पर्धा थी। दोनों देश चाहता था, सिसिली और कार्थेज, की हमारा प्रभाव हो, हमारा प्रभाव हो, और इसके कारण दोनों में युद्ध भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम साम्राज्य में महिलाओं की दशा कैसी थी। तो आप लोग आइएगा कि रोम साम्राज्य में महिलाओं की दशा, तो लिखिएगा कानूनी अधिकार और सामाजिक भूमिकाएं। तो रोम साम्राज्य में महिलाओं की दशा में कानूनी अधिकार, रोमन महिलाओं को कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त है। मतलब रोमन में रहने वाली जो महिलाएं लोग थी उनको कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त है, जैसे संपत्ति रखने और विरासत प्राप्त करने का अधिकार। मतलब महिला लोग संपत्ति रख सकती थी रोमन साम्राज्य में और विरासत प्राप्त कर सकती थी। अगर उनके पूर्वज नहीं रहे तो महिला को विरासत मिल सकता था। लेकिन वे सार्वजनिक कार्यालय या राजनीतिक शक्ति से बनती थे, लेकिन वो कभी भी सार्वजनिक कार्यालय में नहीं जा सकते थे और उनके पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, उससे वो वंचित थे, सामाजिक कार्यालय से और राजनीतिक शक्ति से। लेकिन महिलाओं को धन रखने का अधिकार था और पूर्वजों का जो विरासत है उसको प्राप्त करने का अधिकार था। और सामाजिक भूमिकाएं, महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घर और परिवार के प्रबंधन में थी। मतलब महिला लोग जो ज़्यादातर काम है वो घर का करिए, परिवार का करिए, ये सब वाला काम महिलाओं को ज़्यादा थी रोमन साम्राज्य में। हालांकि कुछ धनी महिलाएं, हालांकि जो कुछ पैसे वाले जो महिलाएं होती थी, रईस होती थी, वो लोग पढ़ाई लिखाई कर सकती थी। लेकिन जो आम महिलाएं होती थी, गरीब साधारण परिवार को, उनको घर का कामकाज ही देखना पड़ता था रोमन साम्राज्य में। और सामाजिक जीवन में भाग ले सकती थी। तो जो पढ़े लिखे चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो जिसके पास संपत्ति थोड़ा अच्छा था, जो धनी थी, वो पढ़ाई लिखाई कर सकती थी और सामाजिक जीवन शैली में थोड़ा भाग वो ले सकती थी। लेकिन गरीब लोगों के लिए नहीं था। तो इसको आप अच्छा से लिख लीजिएगा, रोम समाज में महिलाओं की दशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, काफ़ी आसान है। यूनान के 4 दार्शनिकों के नाम लिखिएगा। तो यूनान के जो 4 दार्शनिक थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और पाइथागोरस, ये चारों जो दार्शनिक हैं यूनान के हैं। तो यूनान के दार्शनिक का नाम आगे लिखने के लिए तो आप इसको लिख दीजिएगा। यूनान की 2 प्रमुख देनों का वर्णन करेंगे। तो यूनान का 2 प्रमुख देन था, एक लोकतंत्र की अवधारणा और दूसरा था दर्शन शास्त्र का विकास। तो लिखिएगा यूनान की 2 प्रमुख देन। लोकतंत्र की अवधारणा, एथेंस में विकसित प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा ने बाद में दुनिया भर में लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों का विकास में प्रभावित किया। मतलब समझ लीजिए जो लोकतंत्र आया तो सबसे पहले यूनान से ही आया है और यही पूरा दुनिया भर में लोकतंत्र फैला है। तो लोकतंत्र का अवधारणा जो है एथेंस, तो यूनान की राजधानी है। और दर्शन शास्त्र का विकास,
सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने तर्क, नैतिकता और ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने पश्चिमी विचार का नींव रखा या पश्चिमी विचार की नींव रखी। तो आप दो यूनान का जो प्रमुख देन था, एक था लोकतंत्र का अवधारणा और दूसरा था दर्शन शास्त्र का विकास। आगे बढ़ते हैं। रोम के आयात निर्यात की दो विशेषताएं। तो रोम से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो हम पूरा इसी को लेकर चल रहे हैं कि रोम के आयात निर्यात की दो विशेषताएं क्या थी। तो आप लोग लिखिएगा, रोम के आयात निर्यात की दो विशेषताएं इस प्रकार है कि पहला था कृषि उत्पादकों का आयात था और दूसरा था विलासिता की वस्तुओं का आयात। मतलब कृषि उत्पाद को आयात करते थे। रोम को अक्सर अनाज और अन्य खाद्यान्न पदार्थ, मतलब खाद्य पदार्थ का आयात करना पड़ता था, दूसरे से बनाना पड़ता था, ताकि अपनी बढ़ती आबादी को खिलाया जा सके। विलासिता की वस्तुओं का आयात, साम्राज्य के धनी वर्ग के लिए मसाले, रेशम और अन्य विलासिता की वस्तुएं दूर दराज के क्षेत्रों से आयात की जाती थी। तो आप देख लीजिएगा कि रोम साम्राज्य के आयात निर्यात के दो विशेषताएं। तो 2 नंबर में अगर आएगा तो सिर्फ पॉइंट लिख दीजिएगा, कृषि उत्पादकों का आयात और विलासिता की वस्तुओं का आयात। तो और अगर ज़्यादा नंबर का आएगा तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रोमन साम्राज्य किन 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। तो ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे। रोमन साम्राज्य जो था यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। इन 3 महाद्वीप में फैला हुआ था। तो रोमन साम्राज्य कितना महाद्वीप में फैला हुआ था? 3 में, यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में। मतलब यूरोप में भी रोमन पर साम्राज्य पड़ता है और एशिया में तो है ही है और अफ्रीका में भी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एथेंस के जनतंत्र के संगठन की 2 विशेषताएं लिखे। तो एथेंस के जनतंत्र की संगठन की 2 विशेषताएं लिखिएगा कि एथेंस के जनतंत्र संगठन की 2 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला था प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा था नागरिक सभा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता था कि जहाँ पर नागरिक सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते थे, ना कि प्रतिनिधियों के माध्यम से। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम लोग पहले चुनते हैं विधायक को, तो मुख्यमंत्री को चुनता है, जिसका पार्टी ज़्यादा विधायक जीता है मुख्यमंत्री बनाता है, और हम लोग चुनते हैं सांसद को, तो प्रधानमंत्री बनाता है। तो हम लोग का जो है प्रतिनिधि के द्वारा हम लोग चुनते हैं सरकार को। लेकिन अगर एथेंस में जाइएगा तो एथेंस में जनतंत्र का जो संगठन था वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता, डायरेक्ट नागरिक की सरकार को प्रधानमंत्री चुन देते, है ना। और नागरिक सभा होता था, सभी पुरुष नागरिकों को विधानसभा में भाग लेने और कानून बनाने तथा अन्य महत्वपूर्ण मामले पर मतदान करने का अधिकार इनको था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि यूनान की धार्मिक अवस्था की 2 विशेषताएं। तो यूनान की जो धार्मिक अवस्था है उसकी 2 विशेषताएं लिखना था। तो आप लोग लिखिएगा कि यूनान की धार्मिक अवस्थाएं की 2 विशेषताएं। पहला था बहुदेववाद और दूसरा था मानवीयकरण। बहुदेववाद में लिखिएगा कि यूनानी लोग कई देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जिसमें ज्यूस, हेरा, एथेना आदि प्रमुख थे। और मानवीयकरण में देवताओं को मानवीय गुणों और दोषों के साथ चित्रित किया जाता था और वे अक्सर मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जिसको भी ध्यान से सुनिएगा, कि चीन के आर्थिक जीवन का वर्णन करिए। तो चीन के जब आर्थिक जीवन का वर्णन करने का बात आएगा तो आप लोग लिखिएगा कि चीन की अर्थव्यवस्था एक समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था है, जिसमें राज्य के स्वामित्व वाले उद्योग और निजी कंपनियों का मिश्रण है। 1978 में आर्थिक सुधार के बाद चीन एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में बदल गया, जिससे तीव्र आर्थिक विकास हुआ। और चीन जो है ये पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है अमेरिका के बाद, जहाँ वित्तीय संपत्ति वाला देश है और विनिर्माण, व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है। सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और उद्योग और कृषि चीन में आर्थिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मतलब क्वेश्चन अगर आपसे बन जाता है कि चीन का आर्थिक जीवन का वर्णन करिएगा, तो चीन जो है आज से नहीं बल्कि 1978 से आर्थिक सुधार के बाद में ही ये पूरा विश्व में, दुनिया में जितना भी रईस दोस्त है, तो अमेरिका के बाद जितना भी सबसे बड़ा देश है, तो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश पैसा में। और यहाँ के खास करके अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। और यहाँ के जो कृषि है और बाकी जो उद्योग विनिर्माण है, ये सब में भी बाकी महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इसको अच्छा से एक बार लिखिएगा, टाइम कम इसलिए थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। और इस क्वेश्चन को भी समझिए कि अरीसिका असीरिया के 2 प्रमुख शासकों के नाम लिखिएगा। तो असीरिया के जो प्रमुख शासक थे उनका नाम था सालमनेसर और अशबर्निपाल। तो सालमनेसर और अशबर्निपाल, ये दोनों को याद रखिएगा। अरीसिया के 2 प्रमुख शासक थे जिनका नाम था सालमनेसर और अरवशनिपाल। और आज का जो ये वीडियो है ज़्यादा आप लोग करेंगे नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि 20 क्वेश्चन आता होगा शॉर्ट में लिखने के लिए, तो 20 में 10 ही लिखना रहता है, तो इतना में आपका हो जाएगा। और लॉन्ग वाला 8 में 4 ही लिखना रहता है। आप पूरा वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो आप 11th क्लास का प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो आप ऊपर से वीडियो देखिएगा तो आपको उसी में से क्वेश्चन आ जाता है।
और बाकी भी के टू जेड का वीडियो आपको पसंद आता है, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया से कुछ फ़ायदा हो जाता है और आपका नॉलेज बढ़ जाता है तो आप मेरी मेहनत को सराहेंगे और ज़रूर लाइक करेंगे और जल्दी जल्दी 1000 पहुँचाइए ताकि विक्रम सर स्मार्ट बोर्ड पे लाइव क्लास पे भी जुड़ेंगे। तो ठीक है, एक कोट के साथ ख़त्म करते हैं कि प्रेम में जो अधिक देता है वही अधिक होता है, क्योंकि प्रेम कोई सौदा नहीं, ये समर्पण है और समर्पण में अक्सर वो टूटता है जो सबसे ज़्यादा जुड़ा होता है। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।